हेलो, चलते हम लोग आज की वीडियो की ओर। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें ताकि आपके जैसे और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो आज की जो टॉपिक है वो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्या है? दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला और आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन। तो दर्पण सूत्र सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो दर्पण सूत्र क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था, u बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। अब दर्पण सूत्र जो देखा जाए तो दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण सूत्र है। इस फॉर्मूला को आप कुछ इस प्रकार से 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/-u भी लिखा जा सकता है। कहीं कहीं कुछ प्रश्नों में कभी कभी ये बदलाव देखने को मिलते हैं, या तो 1/v इक्वल टू इसे 1/f माइनस 1/u भी लिखा जा सकता है। खैर, अब हम लोग चलते हैं आवर्धन की ओर। दर्पण सूत्र साधारण यही दर्पण सूत्र है जो आपको याद रखना है। इसी सूत्र के माध्यम से दर्पण सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं 3 नंबर के हल करने के लिए। और एनुअल एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया आपके, उसमें भी एक प्रश्न जो है वो दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र से संबंधित प्रश्न रहता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है दर्पण सूत्र का उपयोग से संबंधित कई प्रश्न आएंगे और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आपको अपने घर में बैठकर हल करने हैं। इसमें f जो है वो फोकस दूरी को, u प्रतिबिंब बिंब या वस्तु की दूरी को और v प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। यही जो है वो दर्पण सूत्र कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आवर्धन। आवर्धन क्या है? प्रश्न यह है कि आवर्धन क्या है? आवर्धन जिसे मैग्निफिकेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। और आप याद रखिए, ज़्यादातर जो संकेत होते हैं वो उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से या पहले या दूसरे अक्षरों से इंडिकेट किए जाते हैं। इसलिए आवर्धन को चूँकि अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, चूँकि ये m से शुरू होता है, इसलिए आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। अब आप यहाँ ध्यान दें, तो आवर्धन है क्या? आवर्धन क्या है? तो आवर्धन मुख्य रूप से एक तुलनात्मक मान है बिंब अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की। इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन व आपेक्षिक विस्तार है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है अर्थात बड़ा है। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है, आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया जाता है। तो m का जो सूत्र है अर्थात आवर्धन का जो सूत्र है वो यह है, m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात h डैश और बिंब की ऊंचाई जो h से सूचित की जाती है। तो ये आवर्धन का सूत्र है। और आप ध्यान दें कि आवर्धन की कोई भी मात्रक नहीं होती है, क्योंकि ये आप ध्यान दें तो ये ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे बिंब की ऊंचाई दोनों ऊंचाई है। अगर इसका m मीटर है, अगर कोई प्रतिबिंब m मीटर हो अर्थात मीटर है और 2 मीटर हो, या बिंब की ऊंचाई भी अगर 1 मीटर है, तो दोनों की इकाई मीटर होगी, जो दोनों मीटर कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए प्रतिबिंब आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग ध्यान दें कि आवर्धन के सूत्र में जो है कुछ और भी जो है ऐड किए जाते हैं आवर्धन के सूत्र में।
वो क्या है, तो आवर्धन बराबर ये शॉर्ट में हम ये लिखते हैं m बराबर h डैश बाई h। और दूसरी तरफ आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है, जब h डैश और h ना हो तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि आवर्धन बराबर एक बार हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या तो आवर्धन बराबर इसे छोड़कर अगर इसे हम हटा दें एच डैश को, यानी m बराबर आप माइनस वी बाई यू, m बराबर माइनस वी बाई यू दर्पण में आवर्धन सूत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, एक मिनट, यह जो है आवर्धन का सूत्र m बराबर हम जो है लिखते हैं h डैश बटा h बराबर माइनस वी बाई यू, या तो आप इसे m बराबर माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं। और कुछ प्रश्न को हल करते समय आप h डैश बाई h इक्वल टू माइनस वी बाई यू इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको इस सूत्र को अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दें। तो आवर्धन क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आवर्धन की सहायता से जो है और क्या पता लगाया जाता है, कुछ प्रश्न जो आएंगे न्यूमेरिकल आपके, तो उसमें जो है हो सकता है कि आपको यह पूछा जाए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो आप ध्यान रखें, प्रतिबिंब की प्रकृति जब भी आपसे पूछी जाए, अर्थात आवर्धन, ऐसी स्थिति में आवर्धन अगर m जो है, m का जो मान आए वो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक या आभासी आप उसे कह सकते हैं, और सीधा होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ये कब, जब m आवर्धन जो है वो धनात्मक हो, m का मान धनात्मक आए, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। और दूसरी स्थिति जब m पर अर्थात आवर्धन आप ज्ञात कराएं और ये नेगेटिव आए अर्थात ऋणात्मक आए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। अर्थात m जब ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके उपयोगी होंगे जब आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब इसके हल करेंगे उस दौरान। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आगे जाकर जो है कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे कि आवर्धन m बराबर दर्पण में माइनस वी बाई यू होता है, माइनस वी बाई यू लिखा जाए या फिर v बाय यू लिखा जाए। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, जब दर्पण सूत्र के दर्पण से संबंधित आवर्धन की बात बोली जा रही है तो आपको माइनस वी बाई यू लेना है, और जब लेंस होगी तो वो वी बाई यू हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है सूत्र को अच्छे से, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको अपने मन में। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल जैसा कि मैंने कल जो है हम लोगों ने दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन किया था, और मैंने आपको बताया था कि कैसी स्थिति में जो है r धनात्मक होगा, f ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, u अर्थात बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था कल। अब एक उदाहरण आप देख लें, इस उदाहरण की सहायता से ये समझने में। प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, आप प्रश्न में हमेशा किस दर्पण कब की चर्चा की जा रही है उसे ध्यान रखें। तो इस प्रश्न में कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, आप यहाँ ध्यान दें, बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। ये पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज अर्थात प्रतिबिंब की तो h डैश, प्रकृति तो वास्तविक है या उल्टा ये आपको बताना है, और वास्तविक है या आभासी, उल्टा है या सीधा ये बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति तो वो वहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ ध्यान दें,
आर जो है, आर चूँकि एक उत्तल दर्पण है तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का जो है फोकस और वक्रता केंद्र अर्थात वक्रता त्रिज्या जो P से C तक की जो दूरी होती थी वो वक्रता त्रिज्या होती थी। तो ये दोनों काल्पनिक होते हैं और ये दोनों x अक्ष पर आते हैं, इसलिए r जो है वो धनात्मक होंगे। या तो शॉर्ट में मैंने आपको याद रखने के लिए कल बताया हुआ था, तो r जो है धनात्मक है इसलिए r = +3 मीटर लिया गया है। बीम की दूरी तो वस्तु तो बाईं ओर स्थित होगी इस ओर, यानी x डैश h पे होगी अर्थात यह ऋणात्मक होगी, तो u = -5 मीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी तो ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब किधर बनेगी, तो ये दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण के पीछे जब बनेगी तो भी कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। भी का मान क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। अब h डैश है तो h दर्पण के पीछे ऊपर की ओर है, जिसे y अक्ष से कंपेयर किया जाएगा अर्थात h डैश भी धनात्मक होगा और h भी धनात्मक होगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस होते हैं, बाद बाकी सभी के सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात बिंब की दूरी ऋणात्मक और बाद बाकी सारे जो है वो धनात्मक होते हैं। अब प्रश्न को आप देखें तो जैसा कि प्रश्न है आप इसे देख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार आर हम देख सकते हैं 3 है, u -5 हो गया, भी हमें ज्ञात करना है, h डैश अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चूँकि आर दिया हुआ तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि f = r/2 होता है, इसलिए 3/2 दैट इज 1.5 1.5 मीटर हो गई फोकस दूरी। अब दर्पण सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, चूँकि u हमारे पास है, f हमारे पास है, भी नहीं मालूम है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं इस सूत्र का 1/v, चूँकि v हमें ज्ञात करनी थी तो जैसा मैंने अभी बताया था, चूँकि 1/v + 1/u = 1/f होता है, तो आप 1/u को राइट साइड ले आएंगे तो राइट साइड लेने में -1/u हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो 1/v इसलिए 1/v = 1/f - 1/u होगी। अब f का वैल्यू 1.5 थे और u -5 थे, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, इसलिए 1/1.5 और ये 1/5 हो गया। अब ये भी इनका जोड़ है 1.5 और 5 का जो है एलसीएम लेकर हम लोग इसे सॉल्व करें। आपको समस्या है तो आप इसे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे 1/1.5 प्लस 1/5 है तो आप पॉइंट हटाकर ऊपर 10 मल्टीप्लाई लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो 5 से 2 बार में और ये 3 बार में हो जाएगा, अर्थात तो आपको 2/3 प्लस 1/5 का एलसीएम लेना, इसका भी इनका जोड़ बनाना है, फ्रैक्शनल ऐड करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से 15 डिवाइड होगा 5 पर, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 5 से डिवाइड करें 3 बार, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दैट इज 13/15। अब इसे फिर से आप डिवाइड कर दें तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो v से डिवाइड करने v की वैल्यू आ जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि है ये v बराबर ये वैल्यू आया, सॉल्व करने पर ये 1.15 मीटर आती है v, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हमको बतानी थी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनती है, चूँकि यह आभासी और सीधी होती है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में आप ऐसे भी जानते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित होगी। उसके साथ आवर्धन, चूँकि हमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आवर्धन m = h'/h, ये फॉर्मूला भी पहले चर्चा किया था। तो चूँकि मेरे पास h डैश ज्ञात करना है और वस्तु की ऊंचाई भी नहीं दी गई है, तो पहले हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे। आवर्धन की सहायता से जो है हम इसे आगे
हल करेंगे। तो आवर्धन क्या है, आवर्धन बराबर माइनस v बाई यू, इस सूत्र का उपयोग किया गया। तो v जो है मेरा 1.15 और u माइनस माइनस a प्लस हो गया, तो ये धनात्मक आ गया और इसे सॉल्व करने में 0.23 आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्धन जब भी धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव आभासी अर्थात काल्पनिक और सीधा होता है ना। और प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब जो है वो चूँकि 1 से छोटा है, 1 अगर 0 पॉइंट समथिंग आती है वैल्यू तो उसका मतलब वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटी है, और जब 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाए तो अर्थात प्रतिबिंब जो वस्तु की तुलना में बड़ी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ साइज बताया गया है कि ये बिंब जो है छोटी है, 0.23 गुना छोटी है। ऐसा आप इसे समझ गए होंगे। इसमें एक और प्रश्न आपका था, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न तो थी, तो लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि इसे आपको हल करने के लिए 2 h डैश यहाँ पर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रुटि है, चूँकि वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर नहीं दी गई है, इसीलिए प्रतिबिंब की साइज अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना संभव नहीं है। पूर्ण रूप से कि एक्चुअल ऊंचाई उसकी क्या है यह ज्ञात नहीं हो सकता है। यहाँ एक तुलनात्मक मान प्राप्त हो रहा है कि यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ी है या छोटी, जो ये आपको दर्शाती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं आ सकती, चूँकि m बराबर h डैश बाई h होती है। तो m अगर हमको ज्ञात है तो यहाँ h डैश भी नहीं मालूम और h भी नहीं मालूम। ऐसी स्थिति में h डैश का एक्यूरेट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर हम h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई यू भी लेकर सॉल्व करते हैं तो v मालूम है, u मालूम है, परंतु हमें ना ही h डैश मालूम है और ना ही h मालूम है। तो कोई चूँकि चार पॉइंट है, इसमें 4 में से कोई 3 की वैल्यू दी हुई थी तो चौथे को ज्ञात करना संभव है, लेकिन अगर 2 की वैल्यू ना हो तो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक तुलनात्मक मान निकलेगा कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है यह ज्ञात होगा, लेकिन h डैश मतलब प्रतिबिंब वास्तव में कितना बड़ा है यह निकालना संभव नहीं है। अब हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण को अगर ध्यान दें तो उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ध्यान दें 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण कौन सी है, अवतल दर्पण का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस दर्पण की चर्चा की जा रही है। और ये 15 सेंटीमीटर क्या है, तो फोकस दूरी है, अर्थात f बराबर कितनी हो जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की चर्चा की गई है। अवतल दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखा गया है, 25 मीटर दूरी पर रखा गया है क्या, वस्तु को, बिंब को रखा गया, अर्थात यह 25 मीटर क्या है, तो ये u दिया गया है। बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें मैंने भी यहाँ प्लस माइनस नहीं उपयोग किया है, बस वैल्यू को समझाया है कि कौन h है, कौन f है, कौन u है। अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं, तो प्रश्न और की क्या बोल रहा है, प्रश्न यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें तथा दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। जब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो अर्थात हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात वास्तविक है या आभासी, उल्टा है या सीधा, और साइज हमें h डैश ज्ञात करना है। अब हम लोग इसके हल की ओर ध्यान दें तो हल में हम लोग चलते हैं। जैसा कि प्रश्न था, बिंब की साइज अर्थात वस्तु की ऊंचाई जो कि h धनात्मक होगी, क्योंकि मैंने आपको कार्तिकीय तल के बारे में बताया हुआ था। कार्तिकीय तल कुछ इस प्रकार, यह धनात्मक होता था, यह धनात्मक, यह ऋणात्मक और यह ऋणात्मक होता था। तो वस्तु यहाँ स्थित होगी, अर्थात इसकी ऊंचाई इस अक्ष से जो है y अक्ष से तुलना करेंगे, इसलिए h जो है वो धनात्मक है। बिंब की दूरी अर्थात वस्तु इस अक्ष पर होगी, इसलिए वो u। और मैंने ऐसे भी आपको पहले बताया हुआ था कि जब अवतल दर्पण हो
तो सिर्फ h प्लस होते हैं, बाद बाकी सभी वैल्यू ऋणात्मक होते हैं, माइनस होते हैं। तो शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं। आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है, जब अवतल दर्पण हो तो h धनात्मक और बाद बाकी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण हो तो u ऋणात्मक बाद बाकी धनात्मक होंगे। अवतल दर्पण में एक केस जो बनता है वो छठा केस, जिसके बारे में हमने चिन्ह परिपाटी की तुलना करते समय जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप उसे अच्छे से देख लें। अब आप ध्यान दें कि चूंकि वस्तु अवतल दर्पण है तो बाईं ओर रखी हुई है, इसलिए u ऋणात्मक है, -25 इसीलिए इसे लिखा गया है। फोकस दूरी भी क्या होगी, तो इस ओर होगी, ऋणात्मक अक्ष से कंपेरिजन है, इसलिए f भी ऋणात्मक है, -15। प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब यही नीचे की ओर बनेगी, इसलिए v का जो वैल्यू आएगा वो ऋणात्मक आना चाहिए। अब ध्यान दें, अगर आप इसे समझें कि ऋणात्मक आना चाहिए और अगर आपके सॉल्यूशन में कभी धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्रश्न सॉल्व करने में मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए भी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। प्रतिबिंब का साइज क्या आना चाहिए, तो ये भी ऋणात्मक आना चाहिए। अब हम लोग इसके हल की ओर चलते हैं। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, तो हम पहले ये देख लें। हमारे पास h मौजूद है, वस्तु की ऊंचाई, u वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी मौजूद है, और भी ज्ञात करना है। तो u और f मौजूद है और हमें भी ज्ञात करना है, तो हम दर्पण सूत्र का सबसे पहले उपयोग करेंगे। तो दर्पण सूत्र जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दर्पण सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दर्पण सूत्र का प्रयोग किया गया है। दर्पण सूत्र में जैसा कि हम लोग पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो 1/u को राइट साइड जब ले जाया गया है तो 1/v = 1/f - 1/u। f और u की वैल्यू हमारे पास थे, f की वैल्यू -15 और u की वैल्यू -25। तो यहाँ माइनस तो ऊपर चलेगी तो -1/15 हो गई, परंतु यह माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस दिया गया है। तो -15 + 1/25। अब ये भिन्न का जोड़ है, अर्थात फ्रैक्शनल ऐड है। आप इसे अच्छे से सॉल्व करें। तो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि 1/v = -5 + 3/75। तो -5 + 3 अर्थात -2/75। भी सॉल्व किया जाए तो -37.5। जैसा मैंने बताया था कि भी ऋणात्मक आना चाहिए, तो यह वैल्यू ऋणात्मक है, अर्थात ये हल सही है। अब प्रश्न पे हम लोग ध्यान दें। प्रश्न था कि पर्दे को दर्पण में के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए। तो प्रतिबिंब जहाँ बनेंगे उतनी दूरी पे हमें पर्दे को रखनी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होगा, चूंकि भी जो ऋणात्मक है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण है। अगर भी धनात्मक आ जाए और आपके सॉल्यूशन सही है, अर्थात वह काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही केस, छठा केस पे बनता था, जब वस्तु या बिंब जो है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होती थी। तो यहाँ तो ऋणात्मक है, अगर भी ऋणात्मक है और अवतल दर्पण, इसका मतलब यह वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है यहाँ पर। अब आवर्धन ज्ञात करने था, आवर्धन हमें h डैश ज्ञात करना था, तो आवर्धन सूत्र था m = h' - v/u। ये फॉर्मूला तो हम m को छोड़ दें तो इतने ही दोनों को इक्वल लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हल करने के लिए किस प्रकार से जो है यह उपयोग किया गया है। अब ध्यान दें तो किस प्रकार से लिया गया है। जैसे कि मैंने बोला कि h' h = -v/u लिया जा रहा है, तो यहाँ से ये h' क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये h जो है v से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए आप देख सकते हैं h' = -vh/u लिया गया है। अब v का वैल्यू हमारे पास था, h का वैल्यू हमारे पास था, दोनों को v के वैल्यू को लिखा गया, h के वैल्यू को लिखा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर और फिर -25 से डिवाइड करेंगे तो h' -6 सेंटीमीटर आता है। आप यहाँ ध्यान दें
कि एच डैश अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक है, जो यह दर्शाती है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तो जिस और वस्तु उसी और बन रही है। और मैंने चतुर्थांश के संबंध में बताया था, तो वस्तु अगर इस चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तीसरे चतुर्थांश में बन रही है। ये कुछ छोटी पॉइंट है, अगर आप इसे ध्यान दें तो अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी हुई थी। चूँकि एच डैश ऋणात्मक है तो एच डैश ऋणात्मक अवतल दर्पण में तभी होगा जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगी तो उल्टी भी होगी। अब आवर्धित, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू है उसमें हमें कंपेरिजन करना है। एच ऊपर था, शायद एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु की तुलना में बड़ा है, अर्थात आवर्धित है। इसलिए लिखा हुआ प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है। ऐसे कुछ और अनुमान लगाने की अगर हम चेष्टा करें तो यह कब संभव है, जब अगर हम इसकी स्थिति पता करने की कोशिश करें कि यह वस्तु किस स्थान पे होगा और यह प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपको ध्यान होगा कि अवतल दर्पण के केस में मैंने आपको बताया था कि एक फोकस होता था और ये सी होता था। तो जब वस्तु सी पर होती थी तो प्रतिबिंब भी सी पर बनते थे, अर्थात समान आकार के होते थे। लेकिन यहाँ हम ध्यान दें कि अगर ध्यान दें हम लोग तो ये अवतल दर्पण हो गया और इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। चूँकि प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु छोटा, तो यह केस तभी था जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, और वैसी स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता था, तभी तो आवर्धित प्रतिबिंब बना। यही केस जो है इस जो प्रश्न के साथ आता है। तो हम प्रश्नों की सहायता से भी उसका प्रतिबिंब किरण आरेख अच्छे से खींच सकते हैं। खैर वैसे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ हल करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज और प्रतिबिंब की स्थिति, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब 2 प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2 प्रश्न क्या है। तो 2 प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो चूँकि उत्तल दर्पण है तो आर क्या होगी, धनात्मक, यानी +32 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ बराबर r/2, अर्थात 32/2, यानी 2 से अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो 16, अर्थात एफ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारे पास है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कोई अवतल दर्पण की चर्चा की गई है। अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की, यानी ये वस्तु की स्थिति है, और वस्तु अर्थात यू 10 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है कि किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। साधारण सा प्रश्न। प्रतिबिंब तो हमारे पास क्या है कि m दिया गया है, m कितना है तो 3 गुना है, और क्या दिया हो गया है, u है 10 सेंटीमीटर और m है 3 गुना, अर्थात और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी यानी v ज्ञात करनी हम लोगों को। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, m बराबर -v/u। तो इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं कुछ प्रश्न जो है आपके लिए इस वीडियो के साथ अटैच करता हूं, ताकि आप इसे घर में बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न की जो दुविधा है इससे आप बाहर निकल सके। एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में भी पूछी जाएगी और एनुअल में भी यह प्रश्न जो है पूछी जा सकती है। दर्पण या लेंस से संबंधित एक प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछी जाती। आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर के उत्तर भी आप आसानी से यहाँ देख सकते
हैं। ये 2 प्रश्न है। ये पहला प्रश्न आपके समक्ष कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों आंसर दी गई है। आप इस चीज़ का उपयोग अपने प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके जांच कर ले। दूसरा प्रश्न, अवतल दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इन दोनों के आंसर यहाँ दिए गए हैं, तो आप इसे भी हल करें। और कुछ प्रश्न जो है मैं इसके साथ आपके संलग्न करता हूँ। ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आप हल करें, इनके उत्तर भी आपके सामने दिए गए हैं। चौथा प्रश्न, यहाँ कुल 4 प्रश्न हैं जो आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके हल करने का प्रयास करें। कुछ और प्रश्न जो है वो मैं आपके साथ अटैच कर देता हूँ। 1 मिनट। ये 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण में 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब का स्थान तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में संलग्न है, तो आप इसे अच्छे से देखकर हल करने का प्रयास करें। आशा है आज की टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जितने भी वीडियो आपको देख रहे हैं उसका एक नोट तैयार करते जाए जो आपके लिए आगे भी यूज़फुल हो। कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सिर्फ सुने ना कि आप सुनकर उसे एक नोट तैयार करने का भी प्रयास करें। आप इसके लिए वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।